सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में मैं दो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे न्यायिक अवमानना के विषय में, समझने का प्रयास करेंगे कि न्यायिक अवमानना क्या होती है, इसकी क्या परिभाषा दी गई है, इसके लिए कौन सा कानून लाया गया है, जो न्यायिक अवमानना की अवधारणा है इसके संदर्भ में क्यों यह कहा जाता है कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करता है, इसलिए इसे समाप्त कर देना चाहिए। तो साथ ही समझेंगे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का नजरिया न्यायिक अवमानना को लेकर क्या रहा है और वर्तमान समय में ऐसा कौन सा घटनाक्रम हुआ है जिसकी वजह से न्यायिक अवमानना का मुद्दा चर्चा में बना हुआ है। वहीं जो दूसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे दक्षिणी चीन सागर के विषय में और समझेंगे कि चीन और फिलीपींस क्यों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, यहां पर क्या ऐसा हुआ है जिसकी वजह से तनाव बना हुआ है। आइए इन्हीं दोनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यायिक अवमानना के अपने टॉपिक पर। कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कुछ लाइनें कही थी और उन्हीं को लेकर क्या है विवाद उभरा। तो जो लाइन उन्होंने कहा था मैं उसको कोट कर रहा हूं। इस देश में एक कानूनी तंत्र है जिसमें हर किसी को अपनी आवाज उठाने की 100% आजादी है। यह बिल्कुल साफ है कि भाजपा इन सभी संस्थाओं एवं व्यवस्थाओं में अपने लोगों को बैठा रही है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वे इस देश के संस्थागत ढांचे को छीन रहे हैं। अब राहुल गांधी ने जब यह बात कहा तो उनकी मंशा क्या थी हमें नहीं पता, लेकिन इसको लेकर कई तरह की इसकी व्याख्याएं की गई। इसी में से एक व्याख्या की गई एडवोकेट विनीत जिंदल के द्वारा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने यह जो शब्द बोले हैं इससे क्या होता है, भारतीय न्यायपालिका की जो गरिमा है उसकी जो छवि है वह क्या होती है, धूमिल होती है। दरअसल राहुल गांधी ने जो यहां शब्द यूज किया है कानूनी तंत्र, तो उसको विनीत जिंदल ने कहा कि यह इसमें यह बोलने का प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारी न्यायपालिका है उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को बैठा रही है, अब यह उतनी स्वतंत्र या पारदर्शी नहीं है। और इन्हीं चीजों को उन्होंने कहते हुए एक पत्र के माध्यम से जो अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल हैं उनके सामने यह प्रस्ताव रखा और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ क्या होना चाहिए, आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू होनी चाहिए और इसकी इजाजत दी जानी चाहिए। दरअसल जो न्यायिक अवमानना का कानून है उसका एक प्रावधान कहता है कि जब भी इस प्रकार का कोई केस आएगा तो उसके लिए क्या करना होगा, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल या फिर सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेनी होगी। तो दरअसल इसी के वजह से जो वकील साहब हैं उन्होंने कहा कि हमारे हिसाब से यह जो पूरा कृत्य है वह क्या करता है, न्यायिक प्रणाली पर लांछन लगाता है और उसकी छवि अर्थात न्यायपालिका की छवि को धूमिल करता है और इसी के कारण राहुल गांधी पर क्या करना चाहिए, यह जो है कि न्यायिक अवमानना का केस चलाना चाहिए। उन्होंने एक चीज और घटनाक्रम को याद दिलाया कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी की थी और उस मामले में शीर्ष अदालत ने भविष्य में सतर्क रहने की चेतावनी देकर अवमानना के खिलाफ मामला बंद कर दिया था। अर्थात इनका कहना था कि राहुल गांधी पहले भी ऐसी लाइनें बोलते आए हैं और उसके वजह से जो न्यायिक अवमानना का केस बनता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहले भी राहुल गांधी को चेतावनी दे चुका है, लेकिन राहुल गांधी नहीं समझ रहे हैं। इसलिए मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, इन पर केस चलाना चाहिए और आप क्या करिए, अनुमति दीजिए। तो अब जब इन्होंने ये सभी चीजें कही तो के वेणुगोपाल को क्या करना था, डिसीजन लेना था। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ अदालत की अवमानना का जो मामला चलाने की अनुमति मांगी गई थी, जो इजाजत मांगी गई थी, इस
को देने से उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि राहुल गांधी के बयानों में न्यायपालिका का सामान्य संदर्भ में जो शब्द यूज किया गया है, अर्थात उसमें यह नहीं कहा गया है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट का खासकर जिक्र नहीं किया गया है। न्यायपालिका का सामान्य संदर्भ में जो है कि शब्द यूज किया गया है और इससे लोगों की नजर में संस्था की गरिमा धूमिल नहीं होती। अर्थात उनका कहना था अटॉर्नी जनरल का कि इसमें राहुल गांधी ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट के विषय में स्पेशली नहीं कहा है कि यहां पर जो है कि क्या है, भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को बैठा रही है और इससे क्या होगा, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है या उसकी जो छवि है वो धूमिल होगी। तो कुल मिलाकर जो स्वीकृति मांगी गई थी उसको मना कर दी। तो अब हमें समझना होगा कि आखिर जो न्यायालय की जो अवमानना है ये है क्या। तो आपको पता है कि जो न्यायालय हैं ये क्या करते हैं, विधि की व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ये जो विधि की व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो कैसे सुनिश्चित हो पाता है। दरअसल हम और आप न्यायालय की गरिमा को समझते हैं, हम यह मानते हैं, हमारा और आपका ये भरोसा है कि न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र है, पारदर्शी है, वह फैक्ट के आधार पर चीजों को समझते हुए निर्णय देगी, अर्थात वह एक पक्षीय नहीं होगी। और ये सभी चीजें कैसे बन पाई हैं, क्योंकि कोर्ट ने क्या किया है, हमेशा जो जजमेंट है उसमें न्याय करने का क्या किया, प्रयास किया है। और इसी जो कोर्ट की छवि है, कोर्ट की जो गरिमा है, इसको बनाए रखने के लिए क्या है, न्यायालय की जो अवमानना की अवधारणा भी विकसित हुई है। इसके तहत यह किया जाता है कि अगर कोर्ट यह कहता है, मान लेते हैं कोर्ट कोई आदेश देता है और उस आदेश को, दिया गया आदेश आपको, और आप कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे, इससे क्या होगा, जो कोर्ट पर या न्यायपालिका पर लोगों को भरोसा है क्या वो रह जाएगा। लोग कहेंगे कि न्यायपालिका है, बोलती रहे, हम तो नहीं मानेंगे। तो इससे छवि क्या होगी, धूमिल होगी और इससे क्या विधि का व्यवस्था स्थापित हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कोर्ट के विषय में, कोर्ट के जो निर्णय हैं वो सभी को मान्य होने चाहिए, उसके आदेशों की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। और इसी को जो है कि बनाए रखने के लिए क्या हुआ है, न्यायालय की जो अवमानना की अवधारणा विकसित हुई है। अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसा कृत्य करता है जिससे न्यायपालिका की जो छवि है, जो गरिमा है, वह कम होती है, तो किसके अंडर में आएगा, वो न्यायालय की अवमानना के अधीन आएगा। और उस दोषी व्यक्ति को क्या होगा, न्यायालय जो कि सजा देगा, और सजा इसलिए देगा ताकि ऐसे कृत्यों को रोका जा सके जिससे न्यायपालिका की छवि खराब हो रही हो। क्योंकि अगर ऐसे कृत्य बढ़ते गए तो धीरे धीरे कोर्ट पर से लोगों का भरोसा कम हो जाएगा। न्यायालय की अवमानना संबंधी अधिकार को कानूनी रूप प्रदान करने के लिए, अर्थात अगर कोर्ट कोई निर्णय लेता, किसी को सजा सुनाता है, तो उसको कानूनी रूप धारण देने के लिए क्या किया गया है, न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 को लाया गया है। और एक क्या किया गया है, कानून बना दिया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य इसका है कि जो न्यायालय की गरिमा है और उसका जो महत्व है उसको बनाए रखा जाए, जो निर्णय दिया जाए, जो डिसीजन दिया जाए, उसका सभी लोग क्या करें, पालन करें, कोई भी अवहेलना करने का प्रयास ना करे, क्योंकि अवहेलना करेगा तो उसको क्या किया जाएगा, दोषी ठहराया जाए। अवमानना संबंधी न्यायालय की जो शक्तियां हैं वह न्यायाधीश को क्या करती हैं, भय और पक्षपात के बिना अपने कर्तव्यों के निर्वहन में मदद करती हैं। अर्थात न्यायालय को पता है कि जो हम निर्णय दे रहे हैं वो सभी को मान्य होंगे और सभी लोग मानेंगे। इसका मतलब क्या है, उसको डर नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है। तो इससे क्या होगा, न्यायपालिका कहेगा कि हम स्वतंत्र हैं, हम हर तरह के डिसीजन दे सकते हैं। स्वाभाविक है, न्याय संबंधी जितने भी निर्णय होंगे कोर्ट जब देगा तो सभी को क्या होंगे, स्वीकार होंगे। कोर्ट को यह डर नहीं है कि कोई व्यक्ति कुछ ऐसा बोलेगा, कोई ऐसा कृत्य करेगा जिससे क्या हो, न्यायपालिका का जो निर्णय है वो वापस लेना पड़े या फिर जो है कि वो लागू ना हो पाए। तो न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 के अनुसार अब समझते हैं कि आखिर न्यायिक अवमानना का क्या अर्थ है। तो इस अधिनियम के अनुसार किसी न्यायालय की गरिमा तथा न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के खिलाफ अनादर प्रदर्शित करना ही क्या है, आपका न्यायिक अवमानना अधिनियम के तहत क्या है, अवमानना का केस बनता है। अर्थात इसमें क्या, अगर कोई व्यक्ति किसी न्यायालय की जो है कि क्या करता है, गरिमा और उसके अधिकार क्षेत्र के खिलाफ, अधिकार क्षेत्र का मतलब जो कार्य न्यायपालिका है उसमें कोई रुकावट पैदा करता है, कोई ऐसा कृत्य करता है जो वो न्यायालय की गरिमा को कम करता है, तो ये क्या होगा, न्यायिक अवमानना
अवमानना अधिनियम 1971 के तहत क्या आएगा, यह जो है कि अपराध माना जाएगा। अब जैसे इसमें लिखा गया है न्यायिक आदेश की अवहेलना या आदेश का अनुपालन सुनिश्चित न करना इस श्रेणी में आता है। जैसे मान लेते हैं आप अधिकारी हैं, न्यायालय ने आपको आदेश दिया कि किसी व्यक्ति को क्या करिए, आप जेल पकड़कर जेल भेजिए, और आप कहेंगे नहीं हम तो नहीं मानते, या जो व्यक्ति जिसको सजा दी गई है वह कहता नहीं हम तो आपके आदेश को नहीं मानते हैं, हम तो नहीं जाएंगे जेल। तो कुल मिलाकर इससे क्या हुआ कि जो कोर्ट ने आदेश दिया उसकी अवहेलना हुई, और यह जो अनुपालन आदेश दिया गया अधिकारी को वह अनुपालन सुनिश्चित नहीं हुआ। जब अनुपालन सुनिश्चित नहीं होगा, लोग निर्णय को नहीं मानेंगे, और निर्णय ना मानने की जो उनके पास अगर विकल्प होगा तो क्या लोगों का भरोसा रह जाएगा, नहीं रह पाएगा, और इसी के कारण जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वह नहीं चल पाएगी। इन्हीं सब चीजों को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या किया गया है, न्यायिक अवमानना अधिनियम को लाया गया। अब इसमें भी दो तरह की चीजें होती हैं। जो अवमानना होती है एक सिविल प्रकार की होती है, दूसरी होती है क्रिमिनल प्रकार की। तो समझते हैं, जो न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 2 के सब क्लॉज बी के अंतर्गत न्यायालय के किसी निर्णय, किसी डिग्री, किसी आदेश, किसी रिट अथवा किसी प्रक्रिया की जानबूझकर की गई अवज्ञा या उल्लंघन को क्या कहा जाता है, सिविल जो है कि अवमानना के अंतर्गत रखा जाता है। मान लेते हैं निर्णय दिया गया न्यायालय के द्वारा कि यह निर्णय हम देते हैं, आप कहेंगे नहीं मानते हैं। कोई डिग्री दी गई किसी के पक्ष में, दूसरा वाला व्यक्ति कहे आपने दे दिया हम तो नहीं मानेंगे। कोई आदेश दिया गया, कोई रिट जारी किया गया, किसी व्यक्ति को मान लो सामने उपस्थित करना है, कोर्ट के सामने लाना है, या फिर कोई भी निर्णय हो सकता है। अब आप क्या करते हो, जानबूझकर इसकी अवज्ञा करते हो कि नहीं हम तो नहीं मानते, या फिर आप इसका उल्लंघन करते हो, तो ये क्या है, सिविल अवमानना के तहत आएगा। फिर प्रश्न आएगा क्रिमिनल के अंतर्गत क्या आएगा। तो देखिए अधिनियम की धारा 2C के अंतर्गत न्यायालय की आपराधिक अवमानना का अर्थ क्या है, न्यायालय से जुड़ी किसी ऐसी बात के प्रकाशन से है जो लिखित, मौखिक, चिन्हित, चित्रित या किसी अन्य माध्यम या तरीके से न्यायालय की गरिमा को क्षति पहुंचाती। अर्थात आप क्या करते हैं कि कुछ ऐसा लिखते हैं जो लिखित रूप में है, जो आप कुछ ऐसा बोलते हैं जो जिससे क्या होती है, न्यायालय की गरिमा कम होती है। आप उसको किसी भी माध्यम से चित्रित करते हैं, फिल्मांकित करते हैं, किसी रूप में अगर ऐसे इसको प्रकाशित करते हैं, तो ये सभी चीजें किसमें आएंगी, यह न्यायालय की जो गरिमा को क्षति पहुंचाने के लिए आपराधिक अवमानना के अंतर्गत आएंगे। और देखिए राहुल गांधी पर जो आरोप लगा था वह क्या था कि उन्होंने मौखिक तौर पे ऐसा बोला है जिससे क्या होता है, जो न्यायालय की गरिमा है वह क्या है, उसका हनन होता है। और इसी को आधार बनाकर के वेणुगोपाल से उन्होंने कहा था कि आप कार्रवाई करने की इजाजत दीजिए, जिसको डिनाई कर दिया गया। अब ये तो समझा हमने प्रकार। न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 न्यायालय को क्या करता है, निर्देश या आदेश की अवमानना करने या जानबूझकर अवज्ञा करने वाले व्यक्ति की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसको प्रतिबंधित करने की शक्ति प्रदान करता है। अब आप जैसे कहें कि हम तो जो है कि जैसे आपको लगा कि आज आप उठेंगे और न्यायपालिका के खिलाफ कुछ भी लिख देंगे, तो आप कहेंगे ये तो मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, तो कोर्ट कहेगा नहीं, ये आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है। आपको क्या करना होगा, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना होगा जिससे न्यायालय के जो निर्देश हैं, न्यायालय के जो आदेश हैं, मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया और आप सुबह उठे और आपने कहा मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, मैं क्या करूंगा, इस जो है कि फैसले के खिलाफ लिखूंगा, और आपने क्या किया, लिखकर उसको जो है कि सबको बांट दिया। तो यह आपकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है यह हर जगह अलाउड नहीं है, आपको पता है इसकी भी क्या है, लिमिटेशन है। तो इसी में यह भी रखा गया है कि जो न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 लाया ही इसलिए गया है कि इसके तहत क्या होता है, न्यायालय को यह अधिकार होता है कि वह आपके व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर भी रोक लगा सकती। न्यायालय इसका प्रयोग न्यायाधीशों के खिलाफ भी कर सकता है। अर्थात कोई न्यायाधीश कहे कि नहीं हम तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को नहीं मानते, तो भी क्या है, न्यायालय है वह अपने ही जो जजेस हैं उनके खिलाफ भी कर सकता है, अर्थात उनको भी इससे छूट नहीं है।
सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना पर न्यायाधीश जैसे CS कर्णन को 6 माह का कारावास जो है कि हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि उन्होंने क्या किया था, जो भी बोला था उससे क्या हो रहा था, न्यायिक अवमानना का केस बन रहा था। कुल मिलाकर न्यायिक अवमानना के तहत किसी पर भी कार्रवाई हो सकती है। न्यायपालिका खुद के ऊपर जो पूरा उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट का, उस हायरार्की को बनाए रखने के लिए, जो जजमेंट्स हैं उनमें समानता बनाए रखने के लिए इसका सहारा लेती है। और न्यायपालिका का यह प्रयास रहता है कि वह ऐसे कृत्यों को रोके जिसके वजह से क्या होती है, न्यायपालिका की छवि धूमिल होती है। न्यायिक अवमानना की शक्ति न्यायपालिका की विश्वसनीयता और दक्षता को बनाए रखने में भी क्या होती है, सहायक होती है। अब जब इनके पास क्या है, शक्ति है कि ये किसी को सजा दे सकते हैं, तो स्वाभाविक है लोगों में एक डर रहेगा कि नहीं, हमें अभिव्यक्ति की आजादी जरूर मिली है लेकिन कुछ भी बोल देने की आजादी नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर किसी कोर्ट के खिलाफ ऐसे नहीं बोल सकते जिससे क्या हो, उसकी जो छवि है वो धूमिल होती है। न्यायालय की अवमानना की शक्ति जो कि क्या होता है, विधि के समक्ष जो समता है उसको लागू करवाती है और तथा न्यायालय को अपने आदेशों को बलपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करवाने का क्या करता है, अधिकार देता है। अर्थात जो न्यायालय ने बोल दिया उसको आपको करना ही है, नहीं करेंगे तो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो भी मामला हो वहां पे आपसे कहा जाएगा कि आपके खिलाफ न्यायालय की जो अवमानना का केस क्या होता है, फाइल किया जाता है। न्यायिक अवमानना संशोधन 2006 अर्थात जो 1971 वाला अधिनियम था उसमें 2006 में संशोधन किया गया और इसमें दो शब्द जो है कि जोड़े। पहला है ट्रुथ और दूसरा है सुविश्वास अर्थात गुड फेथ जैसे प्रावधानों को जोड़ा गया। ये सब इसलिए जोड़ा गया कि जब आपके ऊपर कोई केस हो न्यायिक अवमानना का, तो व्यक्ति के पास जो है कि यह रहे, आज़ादी रहे कि वो प्रूव करे कि उसने जो कुछ बोला था उसमें जो है कि न्यायपालिका के खिलाफ उसका कोई द्वेष नहीं था, कोई गलत इरादा नहीं था। उसने जो बोला था वह गुड फेथ पे बोला था। अर्थात गुड फेथ का मतलब है कि किसी भी तरह से छवि को कम करने का प्रयास नहीं करना था, या फिर जो उसने बोला था वो बिल्कुल सत्य है। तो अगर आपके ऊपर न्यायिक अवमानना का केस होगा तो आपको दो चीजों से आप बच सकते हैं। अगर आपने क्या हुआ, आपने जो है कि कुछ बोला जिसका उद्देश्य क्या था, न्यायिक के जो न्यायपालिका है उसकी छवि को धूमिल करना नहीं था, आप तुरंत बोल रहे थे, सत्य बोल रहे थे। सत्य का मतलब फैक्ट के आधार पर, ऐसा नहीं कि आपको जो सत्य लगता है वही सत्य है, जो फैक्ट के आधार पर सत्य होगा उसको बोल रहे थे, तो आपको क्या होगा, इसके तहत जो सजा होने वाली है उससे आप बच जाएंगे। यह शब्द व्यक्ति को अपने बचाव के लिए क्या करता है, आधार प्रस्तुत करने की शक्ति देता है और इसी को 2006 में लाया गया। अवमानना के अगर कोई व्यक्ति दोषी होते हैं तो उनको सजा सुनाने की जो शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को मिली है। इसके तहत क्या होता है, 6 माह का साधारण कारावास हो सकता है या फिर 2000 रुपए तक का क्या जुर्माना, या फिर दोनों एक साथ हो सकता है। वर्ष 1991 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट कर दिया था कि उसके पास देश के सभी उच्च न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों और अधिकरणों अर्थात ट्रिब्यूनल की अवमानना के मामले में भी दंडित करने की शक्ति है। अर्थात अगर आपने किसी हाई कोर्ट, किसी सुप्रीम कोर्ट, किसी लोअर कोर्ट, किसी की भी अवमानना की होगी तो सुप्रीम कोर्ट आपको सजा देने का अधिकार रखता है। अगर आप ट्रिब्यूनल की भी छवि को कम करते हैं तो भी आपके ऊपर केस चल सकता है। न्यायिक अवमानना अधिनियम का जो संवैधानिक स्रोत है इसको समझ लीजिए कि ये तो था कानून, तो इसको कुछ संविधान से भी शक्तियां मिली हुई हैं, जैसे आर्टिकल 129। इसमें कहा गया है जो उच्चतम न्यायालय है वह अभिलेख न्यायालय होगा और उसे अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति होगी। अभिलेख न्यायालय से मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया तो वह क्या होगा, मान्य होगा सभी हाई कोर्ट, सभी लोअर कोर्ट के द्वारा। अगर कोई इससे जो है कि मान लेते हैं कोई मामला था उससे जुड़ा हुआ जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट दे चुका है ऑलरेडी, तो उसको क्या किया जाए, पालन किया जाए। ऐसा ना हो कि उसी वैसा ही कोई केस आए तो जो है कि कोर्ट क्या करे, कहे कि नहीं हम सुप्रीम कोर्ट वाला आदेश नहीं मानते। तो अगर कोई ऐसा करता है तो क्या होगा, आर्टिकल 129 के तहत अवमानना की जो है कि शक्ति किसको प्राप्त, ऑलरेडी जो है कि संविधान के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। ऐसे ही आर्टिकल 142 का सब क्लोज 2 है, इसमें अवमानना के आरोप में किसी व्यक्ति की जांच तथा उसे दंडित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को सक्षम बनाता है। अर्थात अगर अवमानना का आरोप किसी पर लगा है तो चेक कर सकता है कोर्ट,
ये बना हुआ है। आर्टिकल हुआ जो है कि 215 अर्थात 215 में प्रत्येक राज्य का जो उच्च न्यायालय है उसको अभिलेख न्यायालय बोला गया है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर में सभी कोर्ट, ऐसे ही जो हाई कोर्ट है उसके अंदर में जितने लोअर कोर्ट हैं वह आते हैं। तो उच्च न्यायालयों को स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी क्या हुआ है, प्रदान करता है। आई होप आपने समझ लिया होगा कि इसका जो संवैधानिक स्रोत है वह क्या है। अब कुछ उदाहरण समझते हैं। पहला जो केस है वह है हीरालाल दीक्षित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का 1954 का। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि न्याय के प्रशासन में वास्तविक बाधा या रुकावट एक आवश्यक शर्त नहीं है, अर्थात जो बाधा है, जो रुकावट है, वह जो है कि डायरेक्ट दिखे जरूरी नहीं है। ऐसा कोई भी कार्य जो अपमानजनक हो सकता है, जिससे न्यायालय की जो गरिमा उसको ठेस पहुंचती है, तो क्या होगा, न्यायिक अवमानना के दायरे में आएगा। अब देखिए समय देखिए 1954 का है, अभी एक्ट नहीं आया। तो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट क्या करता था कि जो मैंने ऊपर आपको आर्टिकल बताए, इन्हीं के आधार पर न्यायालय के पास पहले से क्या है, शक्ति है, और उसने स्पष्ट कर दिया है कि जो कार्य आप कर रहे हैं वो डायरेक्ट कोई जरूरी नहीं है कि आप कहें कि नहीं मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे डायरेक्ट जब तक कोर्ट प्रभावित ना हो तभी तक मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। आप कुछ भी ऐसा करते हैं इनडायरेक्ट भी, जिससे क्या होता है, न्यायालय की छवि अगर धूमिल होती है तो क्या होगा, न्यायिक अवमानना के तहत आपको दोषी ठहराए। दूसरा है के दफ्तरी बनाम ओपी गुप्तावाद 1971 का। इसमें कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोई भी कार्य जो आम जनता के मन में न्यायपालिका के खिलाफ विश्वास को कम करता है, जैसा कि आरोप जो है कि अभी जो है कि राहुल गांधी की स्टेटमेंट के संदर्भ में लगाया गया था, तो इसमें क्या कहा है कि किसी भी तरह से विश्वास कम होता है या न्याय के प्रशासन में बाधा उत्पन्न होती है, तो इसे आर्टिकल 129 व आर्टिकल 142 जो जिसका ऊपर मैंने जिक्र किया, इसके साथ पढ़ा जाएगा और यह मामला क्या होगा, न्यायिक अवमानना का माना जाएगा। वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों द्वारा आपको पता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसे न्यायिक अवमानना का आधार नहीं माना गया था, अर्थात उस पर कोई केस नहीं हुआ। इसमें क्या हुआ, इसमें यह कहा गया कि आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए के तहत ये क्या है, वाक और अभिव्यक्ति, अर्थात जो है कि आपको बोलने की आज़ादी की स्वतंत्रता का क्या है भाग। अब थोड़ा समझ लीजिए विधि आयोग क्या इस पे कहता है। वर्ष 2018 में विधि आयोग ने इस अधिनियम की समीक्षा की और कहा कि जो न्यायालय की जो अवमानना की शक्ति है, यह जो है कि इस अधिनियम से स्वतंत्र है, अर्थात कोई जरूरी नहीं है कि अधिनियम से ही इसको आजादी मिली हुई है। आर्टिकल 129 और 215 के तहत भी जो है कि इसके पास अधिकार है न्यायालय के पास, और उससे क्या होता है, न्यायालय को अवमानना की शक्ति मिलती है। ये भी कहा गया कि भारत में अभी भी आपराधिक अवमानना के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं, और इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर हमारे यहाँ न्यायालय की अवमानना का मुद्दा अभी चिंताजनक मुद्दा है, इसलिए इसको अभी खत्म नहीं किया जा सकता। भारत में इस अपराध को समाप्त करने से क्या होगा, जो विधायी अंतर है वो समाप्त हो जाएगा, अर्थात जो विधियाँ हैं, जैसे मान लेते हैं कि कौन सी विधि किसके द्वारा बनाई जाएगी, उसको कैसे लागू करवाया जाएगा, जो पूरा स्ट्रक्चर है वह क्या होगा, कोलैप्स हो जाएगा, इसलिए बनाए रखा जाना चाहिए। तो अब समझते हैं आखिर चिंताएं क्या हैं। तो देखिए पहली जो चिंता यह है कि इससे क्या होता है, अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगता है, अर्थात अगर आप कुछ बोलें और अब हो सकता है आपको लगेगा कि मैं यह इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि इससे क्या होगा, न्यायिक अवमानना का मामला बन सकता है, तो आप क्या होंगे, संकोच करेंगे। तो इससे क्या होता है कि जो अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगता है और न्यायालय की जो कार्यप्रणाली है उसके खिलाफ बात करने में रुकावट उत्पन्न होती है, अर्थात आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आप बातचीत नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं भी थोड़ा भी दाएं बाएं हुआ तो क्या हो जाएगा, न्यायिक अवमानना का मुद्दा बन जाएगा। तो पहली चिंता तो यह है कि इससे क्या होती है, अभिव्यक्ति की जो आजादी है वह उसका जो है कि वह पालन नहीं हो पाता। दूसरा है, कानून के माध्यम से न्यायालय द्वारा अपनी आलोचना करने वाले व्यक्ति की आवाज को दबाया जा सकता है, अर्थात न्यायालय किसी व्यक्ति को लगता है उसके साथ जस्टिस नहीं हुआ, वह कुछ कहना चाहता है, बोलना चाहता है, लेकिन अगर वो न्यायालय के खिलाफ बोलेगा तो उसकी आवाज को दबा दिया जाएगा। जबकि जो आलोचना है वह लोकतांत्रिक लोकाचार अर्थात लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी में इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर कोई आलोचना रचनात्मक है, क्रिएटिव है, अर्थात उसका जो उद्देश्य है उसमें कुछ सुधार लाना है, तो उसका होना चाहिए, ये भी एक चिंता है। और इसमें यह भी कहा गया है कि जो एक चिंता है कि जो व्यक्ति के रक्षोपाए हैं, अर्थात
साथ रक्षा के जो उपाय हैं कि व्यक्ति के ऊपर अवमानना का केस चलता है तो उसके पास कुछ विकल्प होने चाहिए, वह बहुत पर्याप्त विकल्प नहीं है। और अगर कोई ऐसा केस जिसमें पर्याप्त विकल्प व्यक्ति को अपने बचाव के लिए ही नहीं है तो प्राकृतिक न्याय अर्थात नेचुरल जस्टिस के क्या है, वह अगेंस्ट है। और ये भी कहा जाता है कि ब्रिटेन के साथ साथ कई देशों में जब इसको समाप्त कर दिया गया है तो हम इसको क्यों अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, हमें भी इसे समाप्त कर देना चाहिए। आई होप आप पूरे टॉपिक को समझ पाए होंगे। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर। दूसरा टॉपिक हमारा जुड़ा हुआ है साउथ चाइना सी से अर्थात दक्षिणी चीन सागर से। अब देखिए इसको थोड़ा सा मैप में आप देख लीजिए, यहाँ पर देखिए आपको दिखाया गया है, ये है जो क्षेत्र है आपका दक्षिणी चीन सागर वाला क्षेत्र। एक मैप ये है और एक आपको यहाँ पर दिखाया गया है। अब इस मैप को अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर है आपका चाइना वाला क्षेत्र और ये जो पूरा चाइना के दक्षिण में है सागरी क्षेत्र, इसी को बोला जाता है साउथ चाइना सी वाला क्षेत्र। यहाँ पर एक चीज को और गौर करिए कि यहाँ पर चाइना की ही सिर्फ उपस्थिति नहीं है, यहाँ पर कई देश हैं और यह जो देश हैं इनकी जो जल सीमाएं हैं इसमें क्या है, इस जल वाले क्षेत्र में है। वहीं जो चाइना है वह कहता है कि यह जो पूरा क्षेत्र है यह हमारा कभी रहा था और वह जो घटना का जिक्र करता है 1940 के दशक का। उसका कहना है कि यह जो आप 9 डैश लाइन देख रहे हैं इसके अंतर्गत जो भी जल क्षेत्र आता है वह सब क्या है, चाइना का है। और जबकि यहां पर जो अन्य देश हैं उनका कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जो अंतरराष्ट्रीय नियम है उनके हिसाब से यह जो जल क्षेत्र है यह हमारा भी है। तो वर्तमान समय में जो तनाव बना हुआ है वह बना हुआ है फिलीपींस और चाइना के लेकर। अब देखिए जो फिलीपींस के आप क्षेत्र देख रहे हैं तो ये इसका जो भी क्षेत्र है ये भी क्या होता है, इसी के अंतर्गत आता है। लेकिन चाइना कहता है कि नहीं, हमारा है ये पूरा क्षेत्र, जिसकी आलोचना पूरे वैश्विक समुदाय के द्वारा कई बार की जाती रही। लेकिन चाइना है चूंकि उसके पास पावर है तो उसको लगता है वो कुछ भी कर सकता है और कुछ भी इसलिए कर सकता है क्योंकि उसकी जो नेवी है वह दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बन चुकी है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी क्या किया है चाइना ने, अपने जो है कि 200 से अधिक जो है कि पानी के जहाज़ों को यहाँ पर फिलीपींस के पास जो है कि खड़ा कर दिया है। और वह जो चाइना है वह ये कह रहा है कि हमारी नेवी के जहाज़ नहीं है, हमारे जो है कि मिलिट्री के जहाज़ नहीं है, जब बल्कि यह क्या है कि वह जहाज़ हैं जो हमारी मछलियाँ पकड़ते हैं। तो फिलीपींस ने कहा कि ये फिर यहाँ पर क्यों खड़े हैं, तो चाइना ने कहा कि ये इस वजह से खड़े हैं क्योंकि यहाँ पर मौसम क्या है, खराब है, ये चले जाएंगे। फिलीपींस ने इमेज जारी करते हुए कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यह जो जहाज है यह भले ही नेवी के ना हो लेकिन यह जो सामान्य जहाज हो ऐसे नहीं है, इस पर क्या है, हथियार लगे हुए हैं। और यह जो पूरा यहां पर चाइना गतिविधि कर रहा है उसका उद्देश्य यह है कि वह एक रिकॉर्ड मेंटेन करता है। रिकॉर्ड मेंटेन करने का मतलब क्या है कि अब देखिए जब उसके जो पानी के 200 से अधिक जहाज यहां खड़े रहेंगे तो चाइना क्या कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है कि हमारे जहाज इस समय तक यहां पर रहते। और चाइना ये ऐसा ही करता है, धीरे धीरे एक आधार बनाता है और कुछ समय बाद कहता है कि देखिए हमारे पास जो है कि यह एविडेंस है, हम इतने समय तक क्या करते आए हैं, इस पर अपना जो है कि अधिकार जताते हैं। जैसे कि 1940 के दशक का वह एक इमेज जारी करता है और कहता है कि देखिए यू आकार का ये जो क्षेत्र है यह हमें मिला हुआ है, हमें दिखाया गया है, इसलिए पूरा क्षेत्र हमारा है। जबकि उससे पूछा जाता है कि आखिर वह जो इमेज है उसका जो है कि वह किसकी सहमति से बनाया गया था, उसका कहना है कुछ नहीं, क्योंकि हमारे पास जो एविडेंस है वो ये बताते हैं कि ऐतिहासिक रूप से यह जो क्षेत्र है हमारा रहा है। तो कुल मिलाकर चाइना के जो दावे हैं वो बहुत मजबूत तो नहीं होते, लेकिन है क्या कि यहाँ पर जो गतिविधियां वो बार बार करता रहता है वह एक रिकॉर्ड के रूप में यूज करता है और भविष्य में वह कह देगा कि जहां पर ये 200 जहाज खड़े हैं यह हमारा ही क्षेत्र है और हमेशा से हमारे जहाज खड़े होते रहे। तो अभी की जो घटना है, ऐसी घटनाएं को वह 5-6 सालों में कई बार दोहरा चुका है और उनका यूज क्या करता है, अपने को एक प्रूफ के रूप में वह यूज करता है। यहां पर देख लीजिए, अगर आप इसको देखना चाहें तो देखिए यहाँ पर हम अपने देश से जो है कि थोड़ा सा पूरब की ओर जाते हैं। आपका देखिए साउथ चाइना सी वाला जो क्षेत्र, अब यहाँ पर जो है कि कुछ द्वीपीय क्षेत्र हैं उनको देख लीजिए। देखिए यहाँ पर स्पार्टली आइलैंड है और यहाँ पर जो है कि पार्सल आइलैंड है। इसको और देखने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए स्पार्टली आइलैंड लिखा हुआ है, पार्सल आइलैंड लिखा हुआ, तो इन्हीं को लेकर बार बार मुद्दा बनता रहता है। तो समझते हैं, तो देखिए जैसे है क्या कि चीन के दक्षिणी चीन सागर क्षेत्र में स्थित
सहित अन्य देशों से विवादों के केंद्र में जो समुद्री क्षेत्र बना रहता है उसमें दो द्वीप हैं। पहला है पार्सल द्वीप समूह, शब्द क्या है पार्सल द्वीप समूह, दूसरा है स्पेटली द्वीप समूह। ये जो है कि दो श्रृंखलाएं हैं और इसमें क्या है कि कई द्वीप समूह हैं और इसमें कई देशों के समुद्री सीमाएं इस क्षेत्र में लगती हैं और इसी की वजह से विवाद क्या होता है बनता है। इसमें होता क्या है कि ये जो क्षेत्र है इसमें द्वीप हैं, इसमें जो है कि कई दर्जनों चट्टानें हैं जिनका आप प्रयोग कई तरह के कार्यों के लिए कर सकते हैं। एटॉल हैं, सैंडबैग हैं, कई तरह के रीफ हैं जहां पर किसी प्रकार के स्थायी जो है कि रुकावट के लिए आप कार्य कर सकते हैं, मतलब आप कुछ सामान वहां पर रख सकते हैं, किसी चीज की तैनाती कर सकते हैं। दरअसल ये जो टकराव है निर्जन द्वीपों पर कब्जा करने की कोशिश भर सिर्फ नहीं है। दक्षिण चीन सागर में मौजूद जो प्राकृतिक संपदा है, यहाँ पर जो तेल के भंडार हैं, नेचुरल गैस के भंडार हैं, स्वाभाविक है जिसका यहाँ पर कब्जा रहेगा वही क्या करेगा, इसका दोहन करेगा। एक आकलन के मुताबिक इस क्षेत्र में लगभग 11 बैरल कच्चा तेल और लगभग 190 खरब क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस के भंडार मौजूद हैं, जिसके कारण चाइना का यहाँ पर इंटरेस्ट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। साथ ही साथ यहाँ से होकर सालाना 5.3 खरब डॉलर का समुद्री व्यापार होता है। इसलिए दक्षिणी चीन सागर से सटे सारे देश इसमें ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र पर अपना नियंत्रण रखना चाहते हैं ताकि भविष्य में यहाँ के जो कि ट्रेड को रेगुलेट कर सकें, उससे प्रॉफिट प्राप्त कर सकें। दक्षिण चीन सागर के पैरासेल और स्पेटली द्वीप समूह पर अपने अधिकार को चीन काफी पुराना बताता है। वह इसके पक्ष में 1947 में अपने यहाँ प्रकाशित एक मानचित्र दिखाता है जिसमें अंग्रेजी के यू अक्षर के 11 डैश लाइनों में वह दिखाया गया है। जो यू बना था उसको 11 डैश लाइनों में ऐसे करके बनाया गया था। उसके बाद क्या हुआ, 1950 के दशक में प्रधानमंत्री जो चीन के थे चाउ एन लाई, उन्होंने क्या किया, इसमें से 2 डैश हटवा दिए और उसके बाद क्या हुआ 9 डैश का वह पूरा लाइन बना और इसी को बार बार वो कहता है कि तभी से क्या है हमारा है। और इसमें जो है कि जो यहाँ के देश हैं वह ये कहते हैं कि नहीं, यह जो भी मानचित्र है वह भले ही चीन ने अपने आप प्रकाशित कर लिया हो लेकिन यह पूरा क्षेत्र उसका नहीं हो सकता है। और जो 9 डैश लाइन का जो क्षेत्र है यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत अलग अलग देशों को जो समुद्री अधिकार मिला हुआ है उसका भी उल्लंघन करता है। और साथ ही साथ ये जो द्वीपीय क्षेत्र हैं, यहाँ के जो रिसोर्सेस हैं, इनका भी क्या होता है लेकर विवाद बना रहता है। चीन, अब प्रश्न यह है कि अगर 9 डैश लाइन है क्या, तो चीन के साथ लगने वाला इसका जो दक्षिणी सागर जिसे साउथ चाइना सी भी कहते हैं वह है। और ये जो 9 डैश लाइन खींची गई एक काल्पनिक रेखा है और इसके माध्यम से इसे सीधे ना खींचकर 9 डैश में पूरा किया गया है, इसी के कारण इसका नाम जो पड़ा है वह 9 डैश लाइन पड़ा है। क्योंकि इस क्षेत्र में फिलीपींस है, ताइवान है, वियतनाम है, मलेशिया है, ब्रुनेई है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, अधिकारी क्षेत्र हैं, अधिकांश देश हैं और इसी के कारण जो है कि क्या होता है यहाँ पर समुद्री विवाद उत्पन्न होता है। यहाँ पर जो देश हैं जैसे फिलीपींस का ही लेते हैं तो फिलीपींस की रक्षा की जिम्मेदारी किसके पास, अमेरिका के पास है। उसने क्या कर रखा, संधि समझौता कर। तो जब भी यहाँ पर ऐसा कोई विवाद होता है अमेरिका आ जाता है, अमेरिका जब आता है तो साथ में ऑस्ट्रेलिया भी आ जाता है और कई बार ऐसा देखा गया जापान भी आ जाता है। तो इस तरह से एक त्रिकोण बन जाता है। दूसरी ओर जो कि चाइना है वह कहता है कि हमारे पास नेवी है और वह कहता है ये क्षेत्र हमारा ही रहेगा। आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार जब कोई देश किसी समुद्र के साथ सीमा बनाता है तो उस समुद्र का 200 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र है उस देश की अधिकारी संपत्ति बन जाती है। जबकि 9 डैश लाइन इन देशों के इस 200 मील के क्षेत्र से होकर गुजरती है, जिसके वजह से ये देश कहते हैं हमारा है, लेकिन चाइना कहता है कि नहीं, ये पूरा क्षेत्र हमारा। यह लाइन दक्षिणी चीन सागर के कुल 80% चीन क्षेत्र का जो है कि चीन पर कब्जा बताती है। 9 डैश लाइन वाला जो क्षेत्र कहता है कि इसका 80% जो क्षेत्र है वह उस पर अपना दावा करता है। इस दावे को पुख्ता करने के लिए चीन 3000 वर्ष पहले चीन के राजाओं का जो राज था उसका जो है कि जिक्र करता है, जो कि क्या है कहीं से भी जो कि साइंटिफिक नहीं है। आई होप आप समझ पाए होंगे संक्षेप में कि आखिर 9 डैश का मुद्दा क्या है, अभी वहां पर क्यों तनाव बना हुआ है। संक्षेप में इसको रखते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।